हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होगे और अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे होगे। तन मन धन से बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 महीने का मौका है। इसी 3-4 महीने में बहुत अच्छे से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 महीने बचेंगे, 2 महीने मैं कहूँ, उसमें आपको जितना आप सभी ने पढ़ा है उसका क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही परफेक्ट आपका पेपर होगा। ठीक है। एक दोहा भी कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो चलिए इसी के साथ आज का करते हैं स्टार्टिंग। और इसके पहले जो मैंने पिछली वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण और उसके सवालों को आपको कैसे करना है, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो आज मैं उत्तल दर्पण लूंगी और उसी के साथ साथ अपवर्तनांक वाले जो भी सवाल हैं वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसको एक बार से जरूर देखना, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे कुछ ना कुछ नया ही सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है। चलो करते हैं आज का स्टार्टिंग। और पहला सवाल आज का हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो, उत्तल दर्पण में अगर सवाल आपको करना है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज़, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू किस में रहेगा, हमेशा माइनस में रहेगा। अगर उत्तल दर्पण है तो एफ और आर यानी कि फोकस दूरी और त्रिज्या किस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। आवर्धन क्षमता बराबर होगा माइनस का v अपॉन यू। अब बात करते हैं v की। सभी तो मैंने बता दिया लेकिन v नहीं बताया। v में याद रखना केसेस होते हैं, जैसे कि यदि जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे यदि बनता है प्रतिबिंब तो v क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन यदि दर्पण के आगे बनेगा तो v कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इन सब बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान। चलिए अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, सवालों को हल करते हैं। क्या सवाल पूछा गया है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि u की वैल्यू दिया है क्या, माइनस का 25 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की क्या है, आधी है। मान लेते हैं अगर वस्तु की लंबाई 2 है तो प्रतिबिंब क्या है, इसका आधा यानी कि 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पूछा गया है, दर्पण की हमें क्या बतानी है, फोकस दूरी। क्या बताना है, f की वैल्यू हमको बताना है। तो f की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दिया है, रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की क्या है, आधी है। तो यहाँ से हमें दिमाग लगाना है और निकालना है किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। कैसे निकलेगा, अगर हम m बराबर माइनस v अपॉन यू करते हैं और u की वैल्यू दिया है तो क्या निकाल लेंगे हम लोग, v की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। m बराबर माइनस का v अपॉन यू और जिसकी वैल्यू है, मान लिया हमने 1/2 है, आधी करना है आपको। ठीक है। तो हमने सबसे सरल से ले लिया 1/2। यहाँ पे u की वैल्यू दिया है क्या, माइनस 25 सेंटीमीटर। तो v अपॉन यू, यू है माइनस में तो हो जाएगा 25, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। या फिर माइनस v बराबर v अपॉन माइनस का 25 माइनस का बराबर माइनस का 1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो अगर v की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा, 2v, त्रिया गुणा करेंगे तो 2v बराबर हो जाएगा 25 और v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 25/2। क्या निकल के आएगी, 25/2। अब क्या करना है, केवल हमें सूत्र लगाना है और इसमें इसको रखना है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ये क्या है, प्लस। ठीक है। तो f की वैल्यू हमें पता करनी है। u की वैल्यू है माइनस का 25 सेंटीमीटर प्लस v की वैल्यू है 25/2। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ नीचे हो जाएगा 25/2। इसको जब ये 1/25/2 है तो ये क्या चला जाएगा, 2 ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/25 और ये हो जाएगा 2/25। 25 और 25 का एलसीएम तो 25 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो -1 और यहाँ पे हो जाएगा +2, तो यहाँ पे घट जाएगा, हो जाएगा 1/25। तो f की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 25 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब देखो, यदि आपको सवाल में पूछता कि r की वैल्यू क्या होगी तो कैसे निकालते, कैसे निकालोगे। f की वैल्यू हमें पता चल गई, r की वैल्यू निकालना आसान है। कैसे, f बराबर r/2 से। कैसे निकालोगे, f बराबर r/2 से। तो लगा दो यहाँ पे f बराबर r/2। f की वैल्यू है 25 तो यहाँ पे लग दिया 25 बराबर r/2 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। ओके, सवाल समझ में आया। क्या क्या कहा गया था इसमें, आपको u की वैल्यू दिया था, f की वैल्यू पूछा था, लेकिन हमने यहाँ से क्या क्या निकाला, देखो r की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सवाल है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो बताना है उत्तल दर्पण की क्या, फोकस दूरी। तो u की वैल्यू दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर है, v बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f की वैल्यू हमें बतानी है, तो क्या लगाएंगे, 1/f बराबर
1/u प्लस 1/v। अब इसमें क्या रखो, सारी वैल्यूज रख दो। f की वैल्यू पूछा है, u की वैल्यू दिया है क्या माइनस का 30 सेंटीमीटर और v की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 एकम 30 माइनस का 1, 10 तिया 30, 3 एकम 3 हो जाएगा 2/30 और आंसर हो जाएगा 1/15। क्या हो जाएगा 1/15। f की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। ये है 1/f और f की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। r की वैल्यू पूछता तो कैसे निकालते, f बराबर r/2। ठीक है, क्या निकालते, f बराबर r/2। f की वैल्यू है 15 बराबर r/2, तो r की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही आपको निकालना है। अगला सवाल क्या है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या क्या है 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये जो बस है वो क्या है, बस तो कितना दूर है 5 मीटर दूर है, तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी कि हमें v की वैल्यू बतानी है। r की वैल्यू दिया है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे f की वैल्यू, तो f बराबर क्या होता है r/2 होता है। तो f की वैल्यू निकालने के लिए r क्या है 3 और ये क्या है /2। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3/2। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या निकालना है v, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, f की वैल्यू क्या है 3/2, तो 1/3/2 बराबर u की वैल्यू है माइनस का 5 और प्लस 1/v। अब 3/2 है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 2/3। ये एक बराबर में क्या है माइनस 1/5, तो इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/5 बराबर हो जाएगा 1/v। 5 तिया 15, एलसीएम क्या है 15, 3 से इसमें भाग दो 5 और 5 का 2 में गुणा करो तो 10 आएगा। 5 से इसमें भाग दो 5 तिया 15 और 3 का 1 में गुणा करो तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। 10 और 3 13 क्या हो गया 15, 1/v की वैल्यू आ गई 13/15। अगर इसको भाग देना चाहें तो v की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहें तो क्या आएगा 15/13। क्या आएगा 15/13, भाग देंगे इसमें क्या आएगा, निकालते हैं 13 एकम 13 2 15, पॉइंट लगाए दशमलव बढ़ा है, 13 दूनी 13 एकम 13 एक ही बार जाएगा तो 13/7, फिर 0 बढ़ा है 13×5 65, 13×5 65। तो आंसर क्या आया, v की वैल्यू 1.15 सेंटी, नहीं क्या है, सभी वैल्यूज मीटर में थी तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मीटर। देखो साथ में मात्रक लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, अगर आप मात्रक लगाना भूल गए तो सवाल से नंबर कैंसिल, क्या खल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे देखो हम अपवर्तनांक वाले सवाल पे पूछा है, वायु में प्रकाश की चाल बराबर दे रखा है, यदि कांच का अपवर्तनांक दिया है तो बताना है जल में प्रकाश की चाल। तो पता है आपको कि अपवर्तनांक बराबर या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। m क्या है यहाँ पे, कोई भी माध्यम, जल हो कांच हो कुछ भी हो। तो अपवर्तनांक की वैल्यू दिया है क्या 4/3 बराबर रखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता था क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा है माध्यम में प्रकाश की चाल यानी m की वैल्यू पूछी है, तो त्रियक गुणा कर दीजिए, 4m बराबर 3 त्रिका 9, 3 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो m की वैल्यू क्या आएगी 3 त्रिका 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे क्या हो गया 4। भाग दीजिए इसको, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया दशमलव, देखो ऐसे 4 दूनी 8, 1 बढ़ा, पॉइंट लगाए दशमलव, 4 दूनी 8, तो हो गया 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सवाल समझ में आया। क्या दिया था हमें, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी थी, जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया था। अब पूछा था जल में प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम जो m था उसकी चाल पूछी थी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। आपको भी ऐसे ही करना है। देखो जितना सवाल यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, आपको क्या करना है, उन सवालों को अच्छे से समझना है। क्या करना है, सवालों को अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। चाहे आप ऐसे नोट कर लीजिए, आपने वीडियो स्टार्ट किया, पहला सवाल वीडियो रोक लो, नोट कर लो, उसके बाद अपना हल करो। उसके बाद जब मैं हल करवा रही हूँ तो आप अपने वाले से मैच करो, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर आपका सवाल सही है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी सही होता है तो आपको गलती अपनी पता चलेगी कि कहाँ आपने गलत किया था। ओके बच्चों, तो देखो घर बैठे बैठे इतना ज़्यादा मटेरियल मिलना बहुत हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हम लोग को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आप सबके समय में इतना आसान हो गया, घर बैठे आप हर चीज़ें पा सकते हो। तो बस बच्चों आप अपना प्यार और सपोर्ट साथ में बनाए रखिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब। यही तो हम लोगों के लिए मोटिवेशन है ना।
चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो क्या है, कांच को हम जी से लिखते हैं, किसके सापेक्ष पूछा है, वायु के सापेक्ष। तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है क्या, 1.5। पूछा है वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होगा। जब मैं बोल रही थी तो यहाँ पे मेरा जो हैंड राइटिंग है, जब मैं यहाँ लिख रही थी उस पर ध्यान देना था आपको। क्या कहा था मैंने, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5। अब आपसे पूछा है वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, यही तो बोला मैंने और यही लिखा। जब से बोला और जो लिखा उससे आपको कुछ समझ में आया होगा, समझ में आया तो थम्स अप कर दो। तो क्या लिखा है, GNA बराबर दिया और ANG मतलब पूछा है, मतलब जो आप देख रहे हो ध्यान से देखोगे तो GNA है और ANG पूछा है, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट पूछा है। तो अगर मैं कहूँ कि ANG बराबर अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर दो, 1/GNA कर दो। क्या कर दो, 1/GNA, बात तो वही है। तो 1/GNA, तो GNA की वैल्यू है 1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। आंसर क्या आ गया, 2/3। क्या आ गया, 2/3। आया समझ में। कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो भी दिया है सवाल में उसको देखो, समझो और आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं आपको और बताना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। कैसे करेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और क्या है, जल और कांच दोनों। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है 3/2। पूछा है जल के सापेक्ष, जल मतलब वाटर W, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे कितना होगा। तो देखो W पहले है और G क्या है, बाद में। तो जो G बाद में है, जिसमें G है उसको क्या रखेंगे ऊपर, तो 3/2। तो यहाँ पे देखो WNG कैसे निकलेगा, ANG अपॉन ANW, ठीक। तो ANG की वैल्यू है 3/2 और इसकी वैल्यू क्या है 4/3। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 त्रिका 9 और बटे क्या हो जाएगा 8। तो आंसर क्या आ गया आपका 9/8। क्या आ गया 9/8। समझ में आ गया कैसे करना था। देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हैं पहले उसको अच्छे से नोट करो। WNG की वैल्यू पूछा है तो WNG बराबर, जो देखो G लास्ट में है तो इसको पहले लिखो और WP आगे है तो इसको नीचे लिखो, हर में लिखो और जो भी वैल्यू दिया है इसको पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। सेम इसी तरीके से अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक दिया है। क्या है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का। तो हम द्रव को क्या लिखते थे, कोई P मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक दिया है 1.25 और पूछा है क्या, तथा कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच को हम लोग से G से ग्लास, ठीक है, ग्लास मीन्स कांच, तो दिया है यहाँ पे G, ANG बराबर दिया है 1.5। पूछा है द्रव के सापेक्ष कांच का, तो P हमने माना था, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछा है। तो PNG बराबर, G देखो लास्ट में क्या है, पीछे G, तो G को क्या रखेंगे, G वाली वैल्यू को अंश में, तो हो जाएगा 1.5 और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा P वाला, तो P आगे है तो P क्या हो जाएगा हर में, तो हो जाएगा 1.25। बस नीचे क्या है, दशमलव के बाद 2 जीरो, तो ऊपर भी क्या रखेंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.150/125। काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 2 12, 25 55 25, 5 3 15 और ये हो गया 0, 55 25 और 5 छके 30, तो 6 क्या आया 5। इसको भी हल करें तो 5 एकम 5 1 6, दशमलव लगाएंगे 0, 5 दूनी 10, आंसर क्या आया 1.2। क्या निकल के आ गया 1.2। कैसे करना था एक बार फिर से समझते हैं। PNG की वैल्यू निकालनी है तो P क्या है आगे, तो P वाली वैल्यू को, ये देखो P है ना, तो P वाली वैल्यू को नीचे और G वाली वैल्यू को ऊपर रख के हम लोग यहाँ पे सवाल को हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अच्छा एक और सवाल है, जैसे कि मान लेते हैं क्या है, कोई एक माध्यम है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है कांच, ठीक है, और ऊपर क्या है हवा। हवा से जो प्रकाश की कोई किरण है वो यहाँ से आती है और इसका क्या हो जाता है यहाँ पे, इस तरीके से ये कांच में प्रवेश करती है। तो हवा, यहाँ पे जो हवा माध्यम है हवा, तो यहाँ पे जो आपतन कोण I बनता है वो क्या है, मान लेते हैं 125 डिग्री है और नीचे यहाँ पे जो कोण बनता है वो क्या है 135 डिग्री है,
ठीक है। तो अपवर्तनांक आपको बताना है, तो आई और आर की वैल्यू पहले हमें पता होनी चाहिए तभी तो निकालेंगे। तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ 125 है, अब यहाँ पे अगर ऐसे हम लाइन खींचे तो क्या है 90 डिग्री, तो 125 में से अगर हम 90 डिग्री घटा देते हैं तो हमारा आई निकल आएगा। और आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 135 में से 90 घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा आर। तो आई की वैल्यू 125 में से 90 घटाइए, 5 में से 0 गया, क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या बच गया 12, 12 में से 9 गया तो 9 3 12, तो यहाँ पे आएगा 35 डिग्री। और आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो 135 में से 90 घटाएंगे तो 5 और 13 में से 9 4 13, तो यहाँ पे आएगा 45। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई की वैल्यू है 35 डिग्री और नीचे साइन 45, क्या आ गया ना साइन 45। ठीक है, तो अब सवाल आपको कैसे दिया जाएगा, जैसे मान लो तो एक तो मैंने रैंडम नंबर ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं अगर यहीं पर जो है वो यहाँ पे दिया होता है 130, क्या दिया होता है 130, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या होता है 130 और यहाँ पे 90 घटाते तो 5, 13 में से 9 गया, 9 10 11 12 13, यहाँ पे रखते हैं नहीं, यहाँ पे रखते हैं 20, तो यहाँ पे 125 रखते हैं और 90 घटाएंगे तो क्या आएगा 120 और 90, 0 9 3 12। मान लेते हैं यहाँ पे 120 डिग्री का कोण होता और 90 घटाते तो यहाँ पे क्या आता 30 डिग्री आता, तो यहाँ पे होता था साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1/2 और साइन 45 की क्या होती है 1/√2, तो इससे हम अपना इसको वैल्यू को निकाल सकते थे। लेकिन जैसे मैंने अभी कराया तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा था साइन 35, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों तो साइन 35 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी होगी, वहाँ से आपको इस वैल्यू को रख देना है। अभी जैसे मैंने रैंडम उठा लिया कोई भी क्वेश्चन, है ना, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में रैंडम नहीं आते हैं, आपको कोई एक परफेक्ट वैल्यू देगा, जैसे साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 30 साइन 90 साइन 45, इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी, तो आपको उसका मान पता रहेगा और आप वहाँ से सवाल हल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सवालों को करना है, ठीक है। अब जो हम अगला वीडियो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, जो और बच गए न्यूमेरिकल्स उसको कर लेंगे और इसके अलावा तब हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में सवाल आए हो तो एक बार से वीडियो को जरूर शेयर कर देना और थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बच्चों डेडिकेटेड चैनल है क्लास 10 के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत होती है, टीचर्स आपके लिए कितना कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं हर तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं। मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बच्चा है, चाहे वो पढ़ सकता है, उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, तो भी वो घर बैठे अगर उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो आराम से वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और मेहनत बराबर करते रहना, लगातार करते रहना, ओके।